कहानी की शुरुआत होती है जेल के एक शांत कमरे में, जहां बेकेट अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, फिर भी उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान तक नहीं था। तभी एक प्रीस्ट उससे मिलने आया। उसने बेकेट को देखा और वो हैरान रह गया। प्रीस्ट ने धीरे से कहा कि शायद ये आखिरी मौका है जब तुम किसी से दिल खोल कर बात कर सकते हो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और फिर बेकेट ने हाँ में जवाब दिया। अब शुरू हुई एक कहानी जो थी उसकी माँ मैरी की। मैरी एक बेहद अमीर घराने से थी। उनके परिवार के 19 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति की वारिस थी वो। लेकिन फिर 18 की उम्र में एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक सीधे साधे लड़के से हुई जो आगे चलकर बेकेट के पिता बने। वो लड़का ना तो अमीर था ना कोई खास पहचान, वो तो बस एक बैंड में गाना बजाना करता था। मगर मैरी उसे देखते ही उसकी तरफ खींची चली गई। दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए और फिर एक दिन मैरी प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात उसके नाना को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मैरी के सामने 2 रास्ते रख दिए, या तो वो बच्चे को गिरा दे या फिर इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दे। मगर मैरी अपना फैसला पहले ही कर चुकी थी। उसने सिर्फ अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ दिया और वो एक नॉर्मल से इलाके में जाकर रहने लगी। फिर वो दिन आया जब बेकेट पैदा हुआ, लेकिन उस दिन खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही उसके पिता ने बच्चे को देखा तो उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि उनकी वहीं पर मौत हो गई और एक पल में मैरी ने सब कुछ खो दिया। अब वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट में छोटी सी नौकरी की। वो रोज बेकेट को बताती थी कि मुझे भले ही घर से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी उस जायदाद की हकदार हूँ। रेड फेलो परिवार की दौलत एक दिन उस तक जरूर आएगी, बस एक शर्त थी कि उन्हें इंतजार करना होगा। बेकेट बचपन से ही काफी समझदार था। गरीबी के बीच रहते हुए भी उसकी माँ ने उसे बिल्कुल अमीरों की तरह पाला। वही तहजीब, वही क्लास और एक अलग सा अंदाज। वो पियानो बजाता, आर्चरी करता और बचपन से ही एक सूट पहनता था। फिर एक दिन आर्चरी की क्लास में उसकी मुलाकात जूलिया से हुई और वो उसे बस देखता ही रह गया। लेकिन जूलिया अमीर थी और उसने बेकेट को एक आम लड़का समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर भी बेकेट ने उससे कहा कि एक दिन वो भी बहुत अमीर बनेगा। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए और फिर जूलिया उसके पियानो प्रोग्राम में भी आ गई। तभी अचानक लाइट चली गई और अंधेरे में जूलिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किस किया। लेकिन जैसे ही रोशनी वापस आई वो तुरंत पीछे हट गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर, अब बेकेट की जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। कुछ दिन बाद मैरी बीमार पड़ गई। धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। बेकेट के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद अब उसका परिवार लौट आएगा, लेकिन ना कोई मिलने आया ना कोई पूछने। फिर अपने आखिरी लम्हों में मैरी ने बेकेट का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम एक बेहतर जिंदगी के हकदार हो। बेकेट ने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। मैरी की आखिरी इच्छा थी कि उसे अपने परिवार के साथ ही दफन किया जाए, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। तब बेकेट ने अपनी माँ को एक आम कब्रिस्तान में दफन होते देखा और उसके हाथ में मैरी के बालों का एक टुकड़ा था। उस पल उसने कसम खाई कि वो अपना हक लेकर रहेगा। फिर अगले दिन वो रेड फेलो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकते। इसके बाद बेकेट को चाइल्ड सर्विसेज वाले फॉस्टर केयर प्रोग्राम में ले गए और धीरे धीरे उसका जूलिया से भी रिश्ता टूट गया। खैर, सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो सूट बेचने लगा। जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा रेड फेलो परिवार पर रहता। वो उन्हें दूर से देखता था, लेकिन कोई मर ही नहीं रहा था। फिर एक दिन जब वो अपनी दुकान पर था तब उसने जूलिया को देखा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, अपनी अमीरी के बल पर दुनिया देख चुकी थी। बेकेट ने हिम्मत करके उससे पूछा कि मेरे साथ डेट पर चलोगी, लेकिन इस बार भी किस्मत उसके साथ नहीं थी। जूलिया की एंगेजमेंट हो चुकी थी, पर जाते जाते उसने एक सवाल पूछा कि तुम्हें रेड फेलो परिवार की दौलत नहीं मिली क्या? बेकेट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि एक दिन सब कुछ मेरा होगा। तब जूलिया ने जाने से पहले कहा कि आखिर में मिलेगा तुम्हें सब, सबसे छोटे हो ना तुम। जब सबको मार दोगे तब मुझे फोन करना, ठीक है? उस रात घर आकर बेकेट ने एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसमें उसकी माँ मैरी के बालों का टुकड़ा था। उसने उसे हाथ में पकड़ा और अपना किया हुआ वादा याद किया। अब उसके सामने 7 लोग थे जो उसके और उसकी दौलत के बीच खड़े थे और शायद अब वक्त आ गया था कुछ करने का। सबसे पहला नाम था टेलर का। टेलर उनके परिवार की फाइनेंशियल कंपनी में ब्रोकर था। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था।
क्योंकि वो अक्सर शहर के महंगे बार्स में मिलता था। बेकेट ने उसे बड़े ध्यान से देखा, लेकिन अपने ही कजन को मार देना ये उसे थोड़ा पागलपन जैसा लगा। इसीलिए उसने ये इरादा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन फिर अगले ही दिन उसे जिंदगी ने एक और बड़ा झटका दिया। ऑफिस में उसके बॉस ने बताया कि बेकेट को अब शिपिंग डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, क्योंकि सेल्समैन की जगह अब उसके बेटे को मिलेगी। ये सुनकर बेकेट ने कहा कि वो वेयरहाउस में काम नहीं करना चाहता, जिसके बाद उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। इस पल में उसके अंदर कुछ टूट गया। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टेलर ने एक शानदार पार्टी में हेलीकॉप्टर से एंट्री की। वो हवा में नोट उड़ाता हुआ लोगों पर पैसे बरसा रहा था और फिर बिना सोचे पूल में कूद गया। पार्टी में घुसना मुश्किल नहीं था, दरवाजे खुले थे, इसलिए बेकेट आसानी से अंदर घुस आया। फिर बेकेट ने देखा कि टेलर जेट स्की लेकर एक याट की तरफ जा रहा है और उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो भी एक जेट स्की पर चढ़कर सीधा उस याट तक पहुंच गया। टेलर ने उसे देखा, लेकिन उसने बेकेट को एक एम्प्लॉय समझ लिया। बेकेट ने पहले ये देखा कि याट पर कोई और तो नहीं था। फिर उसने इंतजार किया जब तक टेलर गहरी नींद में नहीं चला गया। इसके बाद उसने धीरे से एंकर को उठाया और टेलर के पैर से बांध दिया। एक पल के लिए उसके हाथ रुके, लेकिन फिर उसने एंकर को पानी में नीचे फेंक दिया। उसी वक्त टेलर की आंख खुल गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक ही पल में रस्सी उसे घसीटकर समुद्र के अंदर ले गई और धीरे धीरे वो डूबकर मारा गया। जब बेकेट जेट स्की पर वापस लौट रहा था तो उसने महसूस किया कि किसी की जान लेना आसान भी हो सकता है, और उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक अलग सा रोमांच भर गया था। खैर, कुछ दिन बाद बेकेट टेलर के अंतिम संस्कार में गया। वहाँ उसकी मुलाकात टेलर के पिता वॉरेन से हुई। जैसे ही बेकेट ने अपना इंट्रोडक्शन मैरी के बेटे के रूप में दिया तो वॉरेन का चेहरा बदल गया। उसे देखते ही वॉरेन हैरानी और पछतावे से भर गया। फिर वो उसे एक ड्रिंक के लिए ले गया। उसने कहा कि मैरी बहुत हिम्मत वाली थी और उसने सही वक्त पर बेकेट की मदद ना करने का अफसोस भी जताया। साथ ही उसे अपने बेटे टेलर की मौत का भी दर्द था। उसे लगता था कि अगर उसके बिगड़ने से पहले उसे थोड़ा रोक दिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। फिर वॉरेन ने बेकेट को अपने ऑफिस में ले जाकर टेलर की जगह नौकरी करने का ऑफर दिया। बेकेट ने खुशी खुशी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अगले कुछ हफ्तों में बेकेट ने एक नई दुनिया देखी। पैसा कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है और कैसे अमीर लोग अपनी दौलत को कंट्रोल करते हैं। उसे समझ आ रहा था कि ये सब एक दिन उसके काम जरूर आएगा। फिर एक रात अचानक उसका फोन बजा तो दूसरी तरफ जूलिया थी। वो अपने हनीमून से वापस आई थी, पर फिर भी जूलिया को उनकी आखिरी मुलाकात याद थी। उसने कहा कि मुझे फिर से नहीं पूछोगे डेट के लिए। बेकेट ने हिम्मत करके फिर से पूछा, लेकिन इस बार भी जवाब ना था। अब जूलिया ने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि शायद वो फिर कहीं मिल पाएंगे। खैर, रेड फेलो परिवार में अब अगला नाम था नोआ का। नोआ एक आर्टिस्ट था, या कम से कम वो खुद को तो मानता था। वो अपना ज्यादातर वक्त वीडियोस बनाकर अपने काम के बारे में बात करते हुए गुजारता। बेकेट ने उसकी वीडियोस देखी तो उसे बिल्कुल मजा नहीं आया। वो समझ गया कि नोआ बस एक अमीर लड़का है जिसके पास बहुत फालतू पैसा है, तो जो भी बनाना चाहता है बना देता है। फिर एक शाम बेकेट उसकी आर्ट एग्जीबिशन में गया। वो नोआ से उसके एक बहुत बड़े फैन की तरह मिला। जब नोआ उस पर भरोसा करने लगा तब बेकेट ने बताया कि वैसे हम दोनों कजन हैं, पता है। तब नोआ ने उसकी बात सुनने का फैसला किया, लेकिन साथ ही वो गैलरी में इधर उधर घूमकर फोटोज लेता रहा। वो समझदार लगने के चक्कर में ऐसी उल जलूल बातें करता था जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रही हो। खैर, शो के बाद नोआ बेकेट को अपने घर ले गया, जहां उसने उसे अपनी वर्कशॉप दिखाई। यहीं पर बेकेट की मुलाकात हुई नोआ की खुफिया गर्लफ्रेंड रूथ से। फिर डिनर के दौरान उनकी बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे उनका एक कनेक्शन बन गया। दोनों ने महसूस किया कि उनमें काफी कुछ कॉमन है, जैसे पहली बार मिलकर भी एक दूसरे को बड़े अच्छे से समझ रहे हो। फिर जाते वक्त रूथ ने उसे थर्सडे के डिनर पर बुलाया और बेकेट ने तुरंत हाँ कर दी। अब थर्सडे के दिन डिनर टेबल पर सब लोग बिजी थे, लेकिन बेकेट और रूथ के बीच में कुछ और ही चल रहा था। बार बार नजरें मिल रही थी और हर नजर में कुछ एहसास छुपे हुए थे। जब सब लोगों का ध्यान भटका तो बेकेट ने बाथरूम का बहाना बनाया, लेकिन वो सीधा नोआ की वर्कशॉप में चला गया। वहाँ उसने फोटो डेवलप करने वाले केमिकल्स को उस क्लीनिंग लिक्विड के साथ मिला दिया जो वो पहले से छुपा कर लाया था, ताकि सब कुछ एक एक्सीडेंट जैसा लगे। उसने लाइट बल्ब तोड़ दिया और जमीन पर एक सिगरेट भी गिरा दी। फिर थोड़ी देर बाद नोआ को शक हुआ और वो बेकेट को ढूंढने आया, मगर उसने उसे वर्कशॉप से निकलते हुए पकड़ लिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, लेकिन फिर बेकेट ने तुरंत एक्टिंग की और कहा कि मैं तो वो शो वाली एक तस्वीर ढूंढ रहा था यार। नोआ इस बात से बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि भाई को साइन करके फोटो दूंगा मैं, चिंता क्यों कर रहा है। खैर, पार्टी के बाद बेकेट ने वो तस्वीर सीधा कचरे में फेंक दी।
फिर वो एक कोने में रुककर इंतजार करता रहा जब तक रूथ उससे मिलने नहीं आई और दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। इसी दौरान नोआ अपनी वर्कशॉप में गया और जैसे ही उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, अचानक टूटे हुए बल्ब से चिंगारी निकली और एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया और नोआ की मौके पर मौत हो गई। फिर उसके अंतिम संस्कार के दिन 2 FBI एजेंट बेकर के पास आए और उसे एक बार में ले जाकर सवाल पूछने लगे। बेकेट ने उन्हें मैरी की कहानी बताई और ऐसा नाटक किया कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मुझे पैसों का क्या लालच, मैं क्यों मारूंगा किसी को, मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं आना। एजेंट्स ने बताया कि जब एक के बाद एक फैमिली मेंबर्स मरते हैं तो उन्हें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, बस इसीलिए पूछताछ कर रहे हैं हम। टेलर की मौत के लगभग 10 महीने बाद वॉरेन ने ऑफिस में जश्न मनाया क्योंकि बेकेट को उसका पहला क्लाइंट मिल गया था। वो काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बेकेट को अपना खुद का ऑफिस दे दिया। जिंदगी धीरे धीरे बेकेट के कंट्रोल में आ रही थी। फिर एक दिन जूलिया उसके ऑफिस में आई और कहा कि उसे लोन चाहिए क्योंकि उसका पति कंगाल हो गया है। बेकेट तुरंत समझ गया कि वो उससे फ्लर्ट कर रही है, लेकिन इस बार उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि अब उसका ध्यान रूथ पर था। जूलिया को ये बदला हुआ बेकेट पसंद नहीं आया और वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा कि 2 लोग मर चुके हैं और ये जानना दिलचस्प होगा कि अगला कौन होगा। तो अब अगला नाम था स्टीवन का। स्टीव एक पादरी था जो लोगों की भावनाओं से खेलकर पैसे कमाता और कहता था कि ये सब भगवान के नाम पर हो रहा है। उस पर पैसे की गड़बड़ी के केसेस भी चल चुके थे और उसके काफी दुश्मन भी थे। फिर एक दिन बेकेट ने अपने असिस्टेंट के साथ सूट एक्सचेंज किया और उसे बाहर भेज दिया और फिर वो खुद स्टीवन के शो में पहुंच गया। उसने कहा कि मैं एक रिलीजियस मैगजीन के लिए रिपोर्टर हूँ। बातें चल रही थी और बेकेट सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्टीवन का ध्यान हटा उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, लेकिन अचानक सब उल्टा हो गया। स्टीवन ने एक कटाना उठाई और बेकेट के गले पर रख दी। उसकी आंखों में शक था और उसने कहा कि सच बताओ। पता चला कि बेकेट ने जिस नाम का इस्तेमाल किया था वो एक ऐसे रिपोर्टर का था जो पहले ही रिटायर हो चुका है, इसीलिए स्टीवन को शक हो गया। खैर फिर भी बेकेट ने एक्टिंग जारी रखी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ये देखकर स्टीवन गुस्से में आ गया और उसने डेस्क पर रखी सारी चीजें जोर से गिरा दी। जब स्टीवन ने फिर से तलवार उसके गले पर रखकर उसे धमकाया तब जाकर बेकेट ने सच बताया कि मैं तेरा कजन हूँ यार। ये सुनते ही स्टीवन का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसने माफी मांगी और बताया कि मुझे लगा तू किसी दूसरे न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है और मेरे खिलाफ कोई आर्टिकल लिखने वाला होगा। फिर जैसे ही उसने अपनी ड्रिंक का एक घूंट पिया तो अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। बाद में पता चला कि स्टीवन वर्कआउट सप्लीमेंट्स लेता था जो अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले लो तो जानलेवा हो सकते हैं और इसीलिए बेकेट ने उसके कप में थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया था। चर्च ने भी इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए इस मौत को चुपचाप दबा दिया। इस दौरान बेकेट रूथ से मिलता रहा, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। एक दिन रूथ ने बताया कि डिनर पार्टी के बाद मैं नोआ से ब्रेकअप करने ही वाली थी, इसीलिए अब उसे पछतावा हो रहा था कि ना तो वो उसके लिए रो पा रही है और ना उसे मिस कर पा रही है। बेकेट ने उसे समझाया कि ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो उसके घर पर डिनर करेंगे। शाम को जब बेकेट घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसके लिविंग रूम में जूलिया बैठी थी। उसने बताया कि मैंने ऑफिस जाकर चाबियां चुरा ली थी और फिर वो शिकायत करने लगी कि तुम मेरे कॉल्स और ईमेल्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो। मगर बेकेट अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करना चाहता था। जूलिया उसके करीब आई, फ्लर्ट किया और लगभग उसे किस करने ही वाली थी। तभी अचानक घर की घंटी बजी। अब बेकेट ने तुरंत जूलिया को पीछे के दरवाजे से बाहर भेज दिया। फिर उसने रूथ से मिलकर झूठ बोला कि किचन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए वो उसे डिनर के लिए बाहर ले गया। उस रेस्टोरेंट में दोनों ने अच्छा वक्त बिताया और रूथ उसके साथ थोड़ा खुलने लगी। फिर अगले कुछ हफ्तों में बेकेट को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी हो चुकी है। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, ऑफिस में दोस्त थे और शायद रूथ उसके प्यार को भी अपना ले, लेकिन इतनी आगे आकर रुकने का उसका मन नहीं था। इधर जूलिया लगातार उसे फोन करती रही पर बेकेट उसे इग्नोर करता रहा। अब फैमिली लाइन में अगला नाम था कसांड्रा का। न्यूज में वो एक बहुत ही प्यारी औरत के रूप में दिखाई देती। उसने 11 अलग अलग देशों से 11 बच्चे अडॉप्ट किए थे, लेकिन असल में सच कुछ और ही था। घर का सारा काम भी नौकर करते और बच्चों पर भी उसका 1% ध्यान नहीं था। अपने 3 कजन्स की मौत के बाद कसांड्रा ने अपने 4 घरों में लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया, लेकिन हर ट्यूसडे को वो स्पा के लिए जाती थी।
जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। फिर एक दिन बेकेट स्पा में घुसने में कामयाब हो गया और वहाँ पर नौकरी करने का नाटक करने लगा। उसने कैसेंड्रा से कहा कि मैं फ्री में आपके दांत सफेद कर दूं क्या? तब कैसेंड्रा ने बिना सोचे समझे डिवाइस अपने मुंह में रख लिया। असल में बेकेट ने उसके अंदर कार्बोमाइड पेरोक्साइड डाल दिया था, जो दांतों को सफेद करने वाले केमिकल्स जैसा ही होता है, लेकिन होता है जानलेवा। उसी समय कैसेंड्रा की मौत हो गई और पुलिस ने समझा कि शायद उसने किसी सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया होगा जब वो आखिरी बार अडॉप्ट करने किसी गरीब देश में गई थी। खैर, अब अगला टारगेट था मैकआर्थर। वो नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम का आधा मालिक था और चांद पर जाने की प्लानिंग कर रहा था। लोग उसकी काफी बुराई करते थे कि वो इतना पैसा स्पेस में जाने पर खर्च कर रहा है, जबकि उसके एम्प्लॉयज के पास हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं है। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं था। फिर बेकेट ने उसकी टीम का हिस्सा बनने का नाटक किया और चुपके से उसकी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी। फिर जब मैकआर्थर अपना पर्सनल प्लेन लेकर उड़ा तो बीच में ही सो गया और प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई। इसके कुछ समय बाद बेकेट एक बहुत ही महंगे और खूबसूरत अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। तब उसने रूथ से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? रूथ ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हाँ कर दिया। खैर, अब फैमिली लाइन में अगला नाम था वॉरेन का, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। बेकेट अब अपने अंकल के काफी करीब था। वो उनकी बहुत इज्जत भी करता था, इसीलिए वो चाहकर भी उन्हें मार नहीं पाया। वैसे भी अब उसकी जिंदगी काफी अच्छी हो चुकी थी। वो ये मानने लगा कि जो भी उसके पास है वो काफी है, और इसी दौरान उसने रूथ से एंगेजमेंट भी कर ली। फिर एक सुबह FBI एजेंट फिर से उसके पास आए। उन्होंने बताया कि अब वो एक वारिस बन सकता है। बेकेट ने नाटक किया कि है क्या कह रहे हो आप? जब उन्होंने स्टीवन की मौत के दिन के बारे में पूछा कि तुम कहाँ पर थे, तो बेकेट ने कहा कि उस दिन तो मैं हॉट डॉग खाने गया था। बाद में एजेंट्स ने सिक्योरिटी फुटेज चेक की, जहां उन्हें बेकेट के कपड़ों में उसका एम्प्लॉय दिखाई दिया, पर वो ये पता नहीं कर पाए कि वो बेकेट ही है या कोई और उन्हें ये बात भी बहुत अजीब लगी कि इतने महीनों बाद इसको कैसे याद है कि उस दिन हॉट डॉग खाने गया था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि एक एजेंट उसका पीछा करेगा। फिर कुछ समय बाद जब बेकेट ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसके पीछे वॉरेन अचानक गिर गया। असल में उसे हार्ट अटैक आया था। तब हॉस्पिटल में बेकेट उसके पास रहा और उसका ख्याल रखता रहा। वॉरेन ने धीरे से कहा कि मुझसे मिलने सिर्फ तुम ही आए हो। मरने से पहले उसने एक बात कही कि जिंदगी में अपने लोगों को साथ रखना जरूरी होता है, क्योंकि काम कभी किसी का साथ नहीं देता। वॉरेन के मर जाने के बाद फ्यूनरल में बेकेट को एहसास हुआ कि अब सिर्फ उसके नाना ही बचे हैं। फिर कुछ दिन बाद बेकेट को एक चिट्ठी मिली। उसके नाना ने उसे अपने बंगलो में बुलाया था। आज ही उसकी एंगेजमेंट पार्टी भी थी। बेकेट ने रूथ को फोन करके वादा किया कि वो समय पर पहुंच जाएगा, लेकिन जब वो ऑफिस गया तो वहां जूलिया एक सरप्राइज के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि मैंने एक जासूस को तुम्हारा पीछा करने के लिए रखा था और अब मेरे पास तुम्हारे सारे कत्लों के सबूत हैं। असल में उसे शक तब हुआ जब टेलर डूब गया था, क्योंकि वो तो कॉलेज ही स्विमिंग स्कॉलरशिप पर गया था। इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डूब के मर जाए। खैर, अब जूलिया ने मांग की कि शाम को 5 बजे तक $3 लाख मेरे पति को दे देना, वरना मैं ये सारी तस्वीरें रूथ को भेज दूंगी। ये सुनते ही बेकेट के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो तुरंत ऑफिस से भागा और अपने असिस्टेंट से कहा कि मेरे थोड़े बहुत स्टॉक बेच दो। वहीं बाहर FBI एजेंट ने ये सब देखकर उसका पीछा जारी रखा। कुछ ही देर में बेकेट जूलिया के पति लायल के ऑफिस में घुस गया। लायल लगातार शराब पीने में लगा हुआ था, क्योंकि वो बेचारा कंगाल हो चुका था। जब बेकेट पैसों का इंतजाम कर रहा था, तब लायल उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, साले गरीब बड़ा आदमी होने का नाटक कर रहा है मेरे आगे। ये सुनकर बेकेट का गुस्सा फूट गया और उसने सीधा चमाट दे मारा। लायल ने वापस हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो इतने नशे में था कि खुद को संभाल नहीं पाया। बेकेट ने आसानी से उसे नीचे गिरा दिया। लायल जमीन पर बैठकर बच्चे की तरह रोने लगा। इस सब के बाद बेकेट सीधा रेड फेलो बंगलो पहुंच गया। उसने रूथ को मैसेज करके बताया कि यार मैं लेट हो जाऊंगा, सॉरी, लेकिन मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। उधर रूथ सब मेहमानों से मिल रही थी और इधर बेकेट अपने नाना से। व्हाइटलॉ ने उसे देखते ही पूछा कि तुमने इतनी जल्दी फाइनेंस की दुनिया में इतनी बड़ी पोजीशन कैसे हासिल कर ली? फिर वो कहने लगा कि मैरी, तुम्हारी माँ मेरी सबसे पसंदीदा बेटी थी, लेकिन जब बेकेट ने पूछा तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? तो व्हाइटलॉ चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद व्हाइटलॉ ने एक पुरानी बंदूक निकाली जो कई पीढ़ियों से फैमिली में चलती आ रही थी। उसने उसमें गोली भरी और सीधा बेकेट के हाथ में दे दी। उसने कहा, सब कुछ खत्म कर दो आज। अब बेकेट ने बंदूक उठाई और अपने नाना पर तान दी, लेकिन उसका हाथ कांप गया। वो ये नहीं कर पाया और सीधा वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा, उसने देखा कि दरवाजा बंद था और बाहर गार्ड खड़ा था। तब बेकेट ने दूसरे कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बंद थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी।
जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने व्हाइट लॉ बंदूक लेकर खड़ा था और जब उसने गोली चलाई तो बेकेट ने बड़ी मुश्किल से बचाव किया, लेकिन गोली उसकी बाजू को छू कर निकल गई। तभी अचानक दरवाजा टूट गया और उसी पल बेकेट ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और व्हाइट लॉ के पैर में घुसा दिया। फिर बेकेट ने भागना शुरू किया, लेकिन व्हाइट लॉ उसका पीछा करता रहा, लगातार गोलियां चलाता रहा। साथ ही वो बताता रहा कि सारे दरवाजे गार्ड्स ने बंद कर दिए हैं, मतलब बेकेट के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। खैर फिर ऊपर के कमरे में बेकेट को एक क्रॉसबो मिली। उसने तीर चढ़ाया और तैयार हो गया। फिर जैसे ही व्हाइट लॉ अंदर आया, बेकेट ने निशाना लगाया, लेकिन वो क्रॉसबो ही टूट गई। एक और गोली से बचकर उसने तुरंत दूसरा क्रॉसबो उठाया और फिर से निशाना लगाया। इस बार तीर सीधा उसके नाना के सीने में जा लगा, मगर फिर भी व्हाइट लॉ रुका नहीं। बेकेट ने दूसरा तीर उठाया और सीधा उसकी गर्दन में मार दिया। इस बार सब कुछ खत्म हो गया। व्हाइट लॉ मर चुका था। बेकेट के लिए ये अजीब सी बात थी, क्योंकि उसका आखिरी कत्ल असल में सेल्फ डिफेंस की वजह से हुआ। खैर जब पुलिस आई तो बेकेट ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। इस बार वो बिना किसी शक के वहां से निकल गया। उधर दूर खड़ा FBI एजेंट उसे चुपचाप देख रहा था। जब तक बेकेट घर पहुंचा तब तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। रूथ बेहद नाराज थी। उसने सीधा सवाल किया कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, लेकिन बेकेट ने सिर्फ व्हाइट लॉ वाली ही घटना बताई, जो सच तो था पर आधा। इसके बाद बेकेट को रेड फेलो परिवार की पूरी दौलत मिल गई। उसे और रूथ को एक बड़ी पार्टी में हाई सोसाइटी के बीच बुलाया गया। बेकेट तो खुश था, लेकिन रूथ को वहाँ अजीब लग रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से FBI वहाँ पहुँच गई और बेकेट को जूलिया के पति लायल के कत्ल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि इतने सारे खून करने के बाद भी बेकेट पकड़ा गया तो उस खून के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। उनके पास सिक्योरिटी फुटेज थी जिसमें बेकेट लायल के ऑफिस में घुसता हुआ दिखा। उसके फिंगरप्रिंट भी मर्डर वेपन पर मिले थे। असल में जूलिया को तो सिर्फ लायल की लाश ही मिली थी और कोर्ट में उसने बेकेट के खिलाफ गवाही दी। उसने ये भी कहा कि बेकेट बचपन से उससे प्यार करता था। ये सब सुनकर रूथ टूट गई और कोर्ट से बाहर चली गई, ये सोचकर कि उसने किसी लड़की के चक्कर में उसके पति को मार दिया है। आखिरकार बेकेट को दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। फिर फांसी से पहले जूलिया उससे मिलने आई। बेकेट ने सीधा कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन तेरे साथ नहीं रहूंगा। तब जूलिया ने बताया कि लायल एक गुड बाय नोट छोड़कर गया था। ये सुनते ही बेकेट पागल सा हो गया। उसने कहा कि पुलिस को क्यों नहीं मिला वो, लेकिन जूलिया ने उसे पुलिस को दिखाने से मना कर दिया। बेकेट ने बेचैन होकर उससे बार बार मिन्नतें की। आखिरकार जूलिया मान गई, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि रेड फेलो परिवार की पूरी दौलत जूलिया के नाम की जाएगी। फिर जाते वक्त उसने ग्लास को किस किया जैसे एक डील सील हो गई हो। इधर बेकेट ने तुरंत लॉयर्स से पेपर्स मंगवाए और सब कुछ जूलिया के नाम ट्रांसफर कर दिया। फिर उसने एक प्रीस्ट को बुलाया और अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी, जहां बेकेट ने प्रीस्ट को ये पूरी कहानी सुनाई थी। उसने कहा कि जूलिया मुझे जल्द ही बाहर निकाल लेगी, इसीलिए मैं शांत हूँ। लेकिन वक्त बीतता गया और कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे बेकेट बेचैन होने लगा। अब प्रीस्ट उसे कहने लगा कि कोई नहीं आने वाला, अपने आखिरी वक्त पर भगवान को याद करो। पर तभी अचानक एक गार्ड आया और उसने बताया कि बेकेट अब आजाद है। उधर पुलिस को लायल का छोड़ा हुआ वो नोट मिल गया था और इधर बेकेट जेल से बाहर निकल रहा था। बाहर रूथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने बेकेट को उसकी माँ के बालों वाला लॉकेट दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वहीं कुछ दूर जूलिया भी उसका इंतजार कर रही थी। इस बार बेकेट उसके साथ चला गया और अब वो साथ में उस बड़े बंगले में रहेंगे। तो क्या बेकेट के साथ सही हुआ? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।